टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, उसमें होने वाले रिप्रोडक्शन पढ़े थे। उसके अलावा उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में रह गया था। तो इम्पोर्टेंस क्या है, उसके उद्योगों में यूज़ होते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में उसका यूज़ होता है, चमड़ा उद्योग में उसका यूज़ होता है, और दूध से दही जमाने में और अल्कोहल जैसी चीज़ें बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज़ होता है। उसके अलावा विनेगर बनाने के लिए और पानी से तेल की बूंदों को अलग करने के लिए या तेल के शुद्धिकरण के लिए आदि प्रोसेस के लिए वो एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी हद तक यूज़ होता है, जो मैं आपको नोट्स में आगे क्लियरली शेयर कर दूंगी। आज का हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। तो इसी यूनिट का एक टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा की खोज 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिक में की थी। तो माइकोप्लाज्मा है तो प्रोकैरियोटिक, क्योंकि हम माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना। तो उसके अलावा क्या है कि माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने की थी। कौन कौन से थे वो? नोकार्ड और रॉक्स। इन दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने प्लूरोनिमोनिया में इसकी खोज की थी। तो माइकोप्लाज्मा की खोज 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों नोकार्ड व रॉक्स ने प्लूरोनिमोनिया में की थी। ये प्लूरोनिमोनिया गाय के अंदर होने वाला एक रोग होता है। तो जो रॉक्स और नोकार्ड थे, इन्होंने प्लूरोनिमोनिया जनित या रोग जनित गाय से इसे प्राप्त किया और इसकी खोज की। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसकी खोज 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिक नोकार्ड व रॉक्स ने इसकी खोज की थी। किसके अंदर की थी? प्लूरोनिमोनिया से संक्रमित जीव के अंदर। फिर इसको कहाँ से प्राप्त किया? उनके लंग्स से लिक्विड लिया और उस लिक्विड को एग्जामिन किया या उसका अवलोकन किया और इसे नाम दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे शॉर्ट में PPLO भी कहते हैं। तो नोकार्ड व रॉक्स ने प्लूरोनिमोनिया से ग्रसित जीव से या उनके इस रोग से ग्रसित लंग्स के लिक्विड से एक जीव को देखा, जिसे उन्होंने बोला प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे PPLO नाम दिया। तो नोकार्ड और रॉक्स ने प्लूरोनिमोनिया को PPLO नाम दिया। मीन्स जो ये रोग उत्पन्न कर रहा है, इस रोग कारक को रॉक्स और नोकार्ड ने PPLO नाम दिया। PPLO की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसे PPLO नाम दिया। फिर इनके बाद में
दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिन्हें बोलते हैं नोविक। तो नोविक ने इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया। तो नोकार्ड और रॉक्स ने गो प्लूरोनिमोनिया में प्राप्त रोगजनक को पीपीएलओ नाम दिया। तो इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जो थे नोविक ने इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया। फिर इनके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या एमएलओ नाम दिया। तो आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि पीपीएलओ और एमएलओ क्या होती है। तो नोविक ने माइकोप्लाज्मा नाम दिया। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए डोई ने इसे एमएलओ या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया। और डोई के अनुसार ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये माइकोप्लाज्मा प्लांट्स के फ्लोएम ऊतकों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो माइकोप्लाज्मा की खोज 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिक नोकार्ड एवं रॉक्स ने की थी और इन्होंने इसे पीपीएलओ नाम दिया। फिर इनके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्हें नोविक कहते हैं। नोविक ने इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया। नोविक के बाद में डोई नामक साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसे एमएलओ या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया। फिर इन्होंने ये भी बताया डोई ने कि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये प्लांट्स में फ्लोएम ऊतकों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और उन्हें रोगजनक बनाने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसमें माइकोप्लाज्मा को अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे कि कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक जीव, प्लांट जगत का जोकर, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। तो इन साइंटिस्ट ने इनको नाम दे दिया। इसके अलावा भी ये कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक जीव, पादप जगत का जोकर, सूक्ष्म विज्ञान का जोकर। उसके अलावा इसे फाइटोप्लाज्मा आदि नाम भी आगे दिए गए थे। अब बात करते हैं फीचर्स की या अभिलक्षण की। तो माइकोप्लाज्मा के अभिलक्षण क्या होते हैं? तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यह नॉन मोटाइल, जिसे अचल बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक या मैं यूं कहूं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो अभिलक्षणों की अगर हम बात करें वो तो कंप्लीट हुई उसकी हिस्ट्री की बात में कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी कहाँ कहाँ खोज की, क्या क्या नाम दिया और उसे किस किस नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके अभिलक्षणों की बात करें कि माइकोप्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है। तो माइकोप्लाज्मा अचल, जिसे बोलते हैं नॉन मोटाइल, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है जिसके बाहर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। और कोशिका भित्ति का अभाव होने के कारण यह कई रूप बदल सकता है। मीन्स इसमें बहुरूपता का गुण पाया जाता है, प्लूरोमॉर्फिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी सेल की स्ट्रक्चर के लिए उसके बाहर सेल वॉल होती है जिससे उसकी एक निश्चित शेप होती है। अब जब उसके बाहर सेल वॉल होगी ही नहीं तो उसकी कोई निश्चित शेप भी नहीं होगी, इसलिए यह बहुरूपता दर्शाता है। मीन्स इसके बाहर अगर सेल वॉल है ही नहीं तो ये बहुरूपता दर्शाएगा, कभी अंडाकार होगा कभी गोलाकार होगा, मतलब कि अनियमित रूप से पाया जाता है। फिर ये जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा को संवर्धन माध्यम पर उगाया जा सकता है या संवर्धन माध्यम पर संवर्धित किया जा सकता है। तो माइकोप्लाज्मा अचल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है।
इसके बाहर सेल वॉल की अनुपस्थिति होने के कारण यह बहुरूपता दर्शाता है और माइकोप्लाज्मा को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवा सकते हैं और इसकी ग्रोथ के लिए स्टीरोल की आवश्यकता होती है। मीन्स अगर हम इसे कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम पे उगा रहे हैं तो इसके लिए हमें स्टीरोल्स की मीन्स इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल्स की आवश्यकता होती है। और माइकोप्लाज्मा पर उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का प्रभाव पड़ता है, जबकि सेल वॉल को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसके फीचर्स की बात करें, इसके अभिलक्षणों की बात करें तो इसमें बेसिकली हम ओवरऑल उसकी बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो यह अचल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है जिसके बाहर सेल वॉल की अनुपस्थिति होती है। जब सेल वॉल ही अनुपस्थित होंगी तो वह बहुरूपता दर्शाएगा, मीन्स वो अनियमित रूप में रहता है। उसके अलावा इसे संवर्धन माध्यम पे संवर्धित किया जा सकता है और इसकी वृद्धि के लिए स्टीरोल की आवश्यकता होती है। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, इस माइकोप्लाज्मा की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का ही प्रभाव पड़ता है, जबकि सेल वॉल को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो माइकोप्लाज्मा पर उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का ही प्रभाव पड़ता है। तो ये एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हो गए? टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकोल। तो माइकोप्लाज्मा पर उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का ही प्रभाव पड़ता है, जबकि सेल वॉल को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल है ही नहीं, तो उसको प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होगा। और उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन व क्लोरेम्फेनिकोल का उस पर प्रभाव देखा गया है। फिर ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसमें घुलनशील प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए व आरएनए भी पाए जाते हैं। और इसके लचीले स्वभाव के कारण, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल नहीं है, तो इसका स्वभाव कैसा हो गया? लचीला। तो इसका लचीला स्वभाव होने के कारण ये जीवाणु फिल्टर से भी छनकर निकल सकता है। तो इसके फीचर्स क्या क्या हो गए कि इस पे सेल वॉल को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसमें सेल वॉल है ही नहीं, तो उनके एंटीबायोटिक्स का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। फिर इनमें उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स का प्रभाव पड़ता है। वो एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन व क्लोरेम्फेनिकोल। अब देखो, इसके जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, तो उस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, घुलनशील प्रोटीन्स होती है, उसके अलावा उसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, उसमें डीएनए व आरएनए पाया जाता है। और इन जो माइकोप्लाज्मा होती है, इन माइकोप्लाज्मा को छानने पर, किससे? जीवाणु फिल्टर से छानने पे आसानी से छन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लचीला स्वभाव होता है, इस कारण। और ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैरासाइट मीन्स परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं और मृतोपजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई, जिसका साइज 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है।
अब हम बात करेंगे इसके आवास के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी के रूप में रहता है, मीन्स वह सेप्रोफाइट्स है। तो मृतोपजीवी के रूप में प्रकृति में रहता है। तो मृतोपजीवी कौन से हो गए? जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पे जिंदा रह सकते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। तो हम इसके आवास की बात करें तो इसके आवास, क्योंकि ये मृतोपजीवी है तो इनके आवास क्या होंगे? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ इनके आवास होंगे। और उसके अलावा यह परजीवी के रूप में भी रह सकता है, मीन्स ये पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है। तो ये पैरासाइट के रूप में कहाँ रहेगा? फ्लोएम टिश्यूज में, फ्लोएम उत्तकों में यह पैरासाइट के रूप में रह सकता है। तो इसका आवास क्या हो गए? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पे ये मृतोपजीवी के रूप में रह सकते हैं। और परजीवी के रूप में ये प्लांट्स के फ्लोएम उत्तकों की चालनी नलिकाओं व चालनी मृदुतकों के मध्य में यह रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की, कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर, ये एक कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक जीव होता है, जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होने के कारण यह अंडाकार या गोलाकार या अनियमित रूप में रहता है। तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो क्या होगी कि यह कोशिका भित्ति विहीन प्रोकैरियोटिक जीव होता है, जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होने के कारण यह अंडाकार, गोलाकार व किसी भी अनियमित रूप में यह रह सकता है। इसीलिए क्योंकि ये बार बार अपना रूप बदल लेता है, कभी अंडाकार, कभी गोलाकार, कभी अनियमित हो जाता है, इसी कारण इसे प्लांट जगत या सूक्ष्म विज्ञान का जोकर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना रूप बार बार बदल लेता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, इस माइकोप्लाज्मा की सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं, मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। माइकोप्लाज्मा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह इसका सबसे बाहरी आवरण। तो हम अगर माइकोप्लाज्मा की ओवरऑल बात करते हैं तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे उसकी आवास के बारे में। तो आवास मैंने बता दिया, ये मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं, कैसे होते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना पे। तो यह कोशिका भित्ति विहीन प्रोकैरियोटिक जीव होता है, जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होने के कारण यह गोलाकार, अंडाकार या अनियमित रूप में पाया जाता है। इसीलिए इसे प्लांट जगत या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर भी कहते हैं। उसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा होता है, इस माइकोप्लाज्मा के सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि कोशिका भित्ति तो इसमें होगी ही नहीं, तो सबसे बाहरी आवरण होगा इसका कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली 3 स्तरीय 3 लेयर्ड लाइपोप्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो माइकोप्लाज्मा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह कोशिका झिल्ली
माइकोप्लाज्मा के कोशिका द्रव्य को घेरे हुए रहती है और इस कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 स्तरीय लाइपोप्रोटीन से होता है। मीन्स लाइपोप्रोटीन की 3 लेयर होगी, इससे इसका निर्माण होगा। ये है इसके 3 स्तर जो लाइपोप्रोटीन के स्तर होते हैं और ये तीनों मिलकर इसकी कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। और इसमें S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें सेकेंड थिंग क्या हो गई कि ये तो हो गया इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, और इस कोशिका द्रव्य को 3 स्तरीय कोशिका झिल्ली घेरी हुई होती है। ये कोशिका झिल्ली 3 स्तरीय लाइपोप्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई संरचना होती है और इसके साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं और घुलनशील या सोल्यूबल प्रोटीन पाई जाती है। उसके अलावा इसमें द्विस्तरीय डीएनए पाया जाता है। ये हो गया इसमें द्विस्तरीय डीएनए और इसमें आरएनए भी पाया जाता है। तो अगर हम माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि 3 लाइपोप्रोटीन्स या 3 लेयर्ड लाइपोप्रोटीन से निर्मित कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म को घेरे हुए होती है और इस साइटोप्लाज्म में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन राइबोसोम्स के अलावा इनमें कुछ रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। रिक्तिकाओं के अलावा इसके साइटोप्लाज्म में घुलनशील प्रोटीन्स पाई जाती है और इसमें आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए द्विस्तरीय होता है और यह 4 से 6% भाग बनाता है और जो आरएनए होता है वो 8 से 15% भाग बनाता है। किसका? साइटोप्लाज्म का। तो कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म को घेरे हुए होती है। इस साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें घुलनशील प्रोटीन्स पाई जाती है और इसमें रिक्तिकाएं भी पाई जाती है और डीएनए व आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए द्विस्तरीय डीएनए होता है और आरएनए घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म का 4 से 6% भाग बनाता है, जबकि जो घुलनशील आरएनए होता है ये घुलनशील आरएनए राइबोसोम का 8 से 15% भाग बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा ये जो माइकोप्लाज्मा की प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है, इस प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में मीजोसोम का अभाव होता है और इस तरह यह एक कंप्लीट सेल की स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करेंगे इसमें जनन की। भाई ओवरऑल बात हो गई इसकी कि और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कुछ माइकोप्लाज्मा के कुछ स्पीसीज में या कुछ जातियों में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो ओवरऑल बात करें कि त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली होती है जो साइटोप्लाज्म को घेरे हुई होती है। साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम, घुलनशील प्रोटीन्स, रिक्तिकाएं व कुछ माइकोप्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। इनमें मीजोसोम्स का अभाव होता है और डीएनए व आरएनए
पाया जाता है। डीएनए कोशिका द्रव्य का 4 से 6% भाग बनाता है, जबकि घुलनशील आरएनए 8 से 15% भाग का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें आनुवंशिकी पदार्थ न्यूक्लियोइड या केंद्रकाव होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का अभाव होता है, और इस तरह यह ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसमें कुछ स्पीसीज में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, और इसमें मिजोसोम का अभाव होता है। जैसे कि पहले वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने मिजोसोम पढ़ा था, तो इसमें मिजोसोम का अभाव होता है। अब पढ़ेंगे हम इसमें रिप्रोडक्शन। या जनन। तो माइकोप्लाज्मा में अलैंगिक व लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो मेन पॉइंट क्या आ गया इसमें कि माइकोप्लाज्मा अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनन किस प्रकार का होता है, तो इसमें अलैंगिक व लैंगिक जनन का अभाव होता है। मीन्स इसमें असेक्सुअल व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होंगे, और इसमें जनन निम्न विधियों के द्वारा होता है, जैसे कि बाइनरी फिशन, सेकंड है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है बडिंग, और फोर्थ है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो बाइनरी फिशन मैंने बता दिया था प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे होता है, जिसे बोलते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन मैंने बताया था कि जो मदर सेल होती है वो छोटे छोटे तंतुओं के रूप में टूट जाएगी, और प्रत्येक तंतु, या मैं यूँ कहूँ कि बाइनरी फिजन में क्या होगा कि जो मदर सेल होती है वो मदर सेल्स में डिविजन्स होंगे, उनके जो न्यूक्लियोइड होता है आनुवंशिक पदार्थ वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और धीरे धीरे इनमें पट्ट का निर्माण होता है, और ये 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी, तो इसे कहेंगे बाइनरी फिशन। और जब ये 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगे तो इन्हें डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं कहेंगे, और प्रत्येक पुत्री कोशिका आगे जाके एक कंप्लीट माइकोप्लाज्मा सेल का निर्माण करेगी। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें जो माइकोप्लाज्मा की सेल होती है, मुख्य सेल, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या तंतुओं में टूट जाएगी, और प्रत्येक तंतु एक माइकोप्लाज्मा का निर्माण करेगा। फिर आता है बडिंग। तो इसमें ऊर्ध्व आउटग्रोथ के रूप में, या ऊर्ध्व आउटग्रोथ उभार, तो आउटग्रोथ के रूप में, अतिवृद्धि के रूप में सेल्स निकलेगी, और प्रत्येक सेल्स अलग होकर एक कंप्लीट माइकोप्लाज्मा का निर्माण करेगी। बडिंग में क्या होगा कि ऊर्ध्व अतिवृद्धि का निर्माण होगा, और उससे निकलने वाली सेल्स एक कंप्लीट माइकोप्लाज्मा का निर्माण करती है, इसे मुकुलन कहते हैं। फिर आता है आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा का साइटोप्लाज्म है वो कई छोटी छोटी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में बट जाता है, और जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बट जाती है तो बटने के बाद में क्या होता है कि जब वो मुख्य कोशिका फटेगी या उसकी कोशिका झिल्ली फटेगी तो वो बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के बाद में एक कंप्लीट माइक्रोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। कंसिडर करो कि ये है कोई माइकोप्लाज्मा सेल। ये माइकोप्लाज्मा अपना साइज इंक्रीज करेगी, मीन्स अपने आकार में वृद्धि करेगी। अपने आकार में वृद्धि करने के बाद में इसमें क्या होगा कि इसमें छोटी छोटी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो जाता है, जिन्हें बोलते हैं
एलिमेंट्री बॉडीज़ भी कह सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करेगी कि सबसे पहले माइकोप्लाज्मा के आकार में वृद्धि होगी। आकार में वृद्धि होने के बाद में माइकोप्लाज्मा का जो कोशिका द्रव्य होता है वह कई छोटी छोटी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, जिन्हें प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज़ भी कहते हैं, इनमें बंट जाता है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब इसकी कोशिका झिल्ली फट जाती है और फट जाने के बाद में इसमें से ये प्राइमरी बॉडीज़ निकल जाती है और एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल का या कंप्लीट माइकोप्लाज्मा का निर्माण करती है। और अगर इसमें बडिंग होगी तो क्या होगा कि दो असमान कोशिकाओं में ये विभक्त हो जाएगी और एक कंप्लीट माइकोप्लाज्मा सेल का निर्माण करेगी और इस तरह इसमें जनन होता है। अब देखो इसका संचरण कैसे होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे पहले रोगजनक है, ये चीज़ ध्यान रख लो कि यह प्लांट्स और एनिमल्स में रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका संचरण कैसे होगा? इसका संचरण होगा कीट व लीफ होपर की सहायता से। ये क्या करेंगे? उसके अलावा कलम से व रोपण से। अब सोचो कि कोई पादप या कोई प्लांट माइकोप्लाज्मा से संक्रमित है। अब जब ये माइकोप्लाज्मा से संक्रमित है तो कोई कीट या लीफ होपर उस पर आके बैठेगा उस संक्रमित प्लांट पे। मान लो ये कोई प्लांट का फ्लावर है, या मैं यूँ कहूँ कि ये कोई प्लांट है, इस पे आके वो कीट बैठ गया और ये है प्लांट संक्रमित। किससे संक्रमित? माइकोप्लाज्मा से संक्रमित पादप है, इस पे वो कीट या लीफ ऊपर आके बैठ गया। बैठने के बाद में क्या होता है कि वह उसके फ्लोएम उत्तकों से रस का अवशोषण करेगा, फ्लोएम उत्तकों से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का कार्य करेगा, जिससे क्या होगा कि उसके जो फ्लोएम में उपस्थित माइकोप्लाज्मा है वो उस कीट के अंदर चले जाएंगे। उस प्लांट के रस के साथ में वो माइकोप्लाज्मा उस कीट के अंदर चले जाएंगे। अब जब ये सेम कीट या लीफ होपर किसी दूसरे प्लांट पे बैठेगा जो स्वस्थ था, उस पे आके बैठेगा, तो उसे भी उसके भी फ्लोएम उत्तकों में वो चूसने का कार्य करेगा। उसी समय जो उसके अंदर माइकोप्लाज्मा था, जो उसे संक्रमित पादप से प्राप्त हुआ था, वो इस स्वस्थ पादप में भी ट्रांसफर हो जाता है और ये पादप भी संक्रमित हो जाता है। और इसके अलावा इसका ऐसे लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में कलम या रोपण होता है, मीन्स हाइब्रिड प्राप्त करने के लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कलम व रोपण की प्रोसेस की जाती है।